बच्चों, वीडियो के पहले भाग में हमने कृतिका पुस्तक के जॉर्ज पंचम की नाक पाठ का अध्ययन किया था। उसके शेष भाग का अध्ययन हम वीडियो के दूसरे भाग अर्थात इस भाग में करेंगे। पहले भाग में अर्थात प्रारंभ में, पाठ के प्रारंभ में हमने अध्ययन किया कि एलिजाबेथ द्वितीय भारत के दौरे पर आने वाली थी और उनके आगमन की तैयारियां दिल्ली में चल रही थीं। किंतु जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति थी, जो इंडिया गेट के सामने लगी हुई थी, उस मूर्ति पर नाक नहीं थी, अर्थात उस मूर्ति की नाक टूटी हुई थी। तो वहाँ के प्रशासकों के लिए ये एक प्रश्न चिन्ह, सम्मान का विषय बन गया था कि उस मूर्ति पर नाक कैसे लगाई जाए। तो उन्होंने उसके लिए एक मूर्तिकार को बुलाया जो बहुत बड़ा कलाकार था और उसके सामने मूर्ति की नाक लगाने का प्रस्ताव रखा। अब हम उसके आगे का अध्ययन करेंगे। हुक्कामों के चेहरों पर उदासी के बादल छा गए, यानी जब मूर्तिकार ने कहा कि वैसी मूर्ति का पत्थर नहीं मिल रहा है तो सबके चेहरों पर उदासी छा गई थी। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना है और इस नाक का दारोमदार आप पर है, यानी किसी भी कार्य को पूरा करने की जो जिम्मेदारी दी जाती है उसे हम दारोमदार कहते हैं। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। अधिपति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती? हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी हुई है। ज़रूरत खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। ये छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा, यानी सभी पहाड़ों पर गया हिंदुस्तान के, किंतु उसे वह पत्थर नहीं मिला जिस पत्थर की मूर्ति जॉर्ज पंचम की नाक की बनानी थी। अर्थात जॉर्ज पंचम की मूर्ति जिस पत्थर की बनी हुई थी वह पत्थर उसे किसी भी पहाड़ पर नहीं मिला। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी, अर्थात वह बहुत लाचार हो गया था। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। सभापति ने तैश में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर। विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके, रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक न पहुँचे। अब मूर्तिकार एक उम्मीद दिखा रहा है उन लोगों को और एक तरीका बता रहा है, किंतु वह तरीका क्या है जिसे वह लोगों से, अखबार से, मीडिया से छुपाने के लिए कह रहा है। वह नहीं चाह रहा कि यह बात लोगों तक पहुँचे। सभापति की आंखों में चमक आई। सब चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं, अगर इजाज़त हो और आप लोग ठीक समझें। मेरा मतलब है तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। मूर्तिकार के कहने का तात्पर्य था कि हमारे हिंदुस्तान में जो हमारे क्रांतिकारी नेता रहे हैं उन नेताओं की मूर्तियां भी लगी हुई हैं देश में। तो जिस भी नेता की मूर्ति की नाक जॉर्ज पंचम की नाक पर फिट बैठ जाए, वो मूर्ति, उस मूर्ति से हम नाक निकालकर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगा दें। किंतु यह बात लोगों तक और मीडिया तक नहीं पहुंचनी चाहिए। सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी, यानी सब लोग खुश हो गए कि हाँ, यह हो सकता है। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, क्योंकि ऐसा करने से जनता में हंगामा हो सकता था। और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह बम्बई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी
कामसजी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली। अर्थात इन लोगों की मूर्तियां भी देश में लगी हुई थी। दादा भाई नौरोजी की, गोखले की, तिलक जी की, शिवाजी की, कामसजी, जहांगीर की, सबकी मूर्तियों की नाक उसने टटोली। अर्थात उसने देखा, चेक किया कि किसकी नाक जॉर्ज पंचम के नाक के साइज की है। नापी और गुजरात की ओर भागा। गांधी जी सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चल पड़ा। यानी गुजरात में जाकर वह गांधी जी की मूर्ति, सरदार पटेल जी की, विट्ठल भाई पटेल जी की, महादेव देसाई की, सबकी मूर्तियों को उसने जांचा परखा कि किसकी नाक जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक के बराबर है, और वहाँ भी उसे सफलता नहीं मिली। फिर वह बंगाल की तरफ गया। गुरुदेव, रविन्द्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा। नाप जोख की, यानी मूर्ति की नाक, जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक से इन लोगों की नाक उसने नापी जोखी, और वहाँ भी उसे सफलता नहीं मिली। कहने का तात्पर्य है कि इन लोगों की जो मूर्तियाँ थीं उनकी नाक जॉर्ज पंचम की नाक के बराबर नहीं थी, की साइज नहीं मिल पाई। फिर मूर्तिकार बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों अर्थात मूर्तियों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्य मूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। अर्थात इन लोगों की मूर्तियों की नाक से भी उसने नाप ली। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की, यानी उसे तब भी सफलता नहीं मिली और वह दिल्ली पहुंचता है और फिर उसने अपनी परेशानी बताई वहाँ के हुक्मरानों को, अर्थात वहाँ के प्रशासकों को। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, यानी पूरे हिंदुस्तान के हर शहर में गया मैं, किंतु मुझे सफलता नहीं मिली। सब मूर्तियाँ देखाया, सबकी नाकों का माप लिया, पर जॉर्ज पंचम की नाक इस नाक से सब बड़ी निकली। कहने का तात्पर्य है इस लाइन का कि अगर हम इसका गूढ़ अर्थ देखें तो अर्थ ये निकलता है कि जॉर्ज पंचम की नाक छोटी थी और हमारे यहाँ के जो क्रांतिकारी नेता थे उनकी नाक बड़ी थी। अर्थात हमारे यहाँ के जो क्रांतिकारी नेता हैं उनका सम्मान जॉर्ज पंचम से ऊंचा है, उनका स्थान ऊंचा है, उन्होंने सम्माननीय कार्य किया है, तो उनकी नाक बड़ी थी, अर्थात उनका सम्मान अधिक था। सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढांढस बंधाते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। फिर भी मूर्तिकार ने हार नहीं मानी। उसने फिर एक प्रस्ताव रखा। क्या रखा? कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने छोटे छोटे बच्चे जो शहीद हुए थे क्रांतिकारियों के रूप में, उनकी भी मूर्तियां स्थापित की गई हैं। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए, क्योंकि बाकी क्रांतिकारियों की नाक तो जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। तो मूर्तिकार ने अपना मंतव्य व्यक्त किया, अपना विचार व्यक्त किया कि हो सकता है कि जॉर्ज पंचम की नाक छोटी है तो बच्चों की नाक से मैच कर जाए, बच्चों की नाक के नाप से उनकी नाक मिल जाए, फिट बैठ जाए। यह सोचकर वहाँ भी पहुँचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो शहीद हुए बच्चे थे उनकी नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी, अर्थात उनका सम्मान भी जॉर्ज पंचम के सम्मान से अधिक है। वो बच्चे भी, शहीद होने वाले बच्चे भी जॉर्ज पंचम से श्रेष्ठ हैं, उनके कार्य जॉर्ज पंचम के कार्यों से श्रेष्ठ है। अब बताइए मैं क्या करूं? मूर्तिकार ने कहा कि अब कोई उपाय नहीं है, अब मैं क्या करूं? राजधानी में सब तैयारियां थीं। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया, यानी साफ किया गया, रोगन लगाया गया, उसकी पेंटिंग की गई, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। बात फिर बड़े हुक्कामों तक पहुंची, अर्थात बड़े प्रशासकों तक यह बात पहुंची कि नाक नहीं मिल पाई है। बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम के नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब क्या है? यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। अर्थात जॉर्ज पंचम की नाक पर मूर्ति अगर हम नहीं लगा सके, इतना छोटा सा कार्य अगर हम नहीं कर सके, तो रानी एलिजाबेथ के सामने हमारी नाक भी कट जाएगी, अर्थात हमारा भी कोई सम्मान नहीं रहेगा। बात फिर बड़े हुक्कामों तक पहुंची।
लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। यानी मूर्तिकार थोड़ा गरीब था, आर्थिक स्थिति से कमज़ोर था। वह किसी भी हालत में हार नहीं मानना चाहता था, क्योंकि उसे पता था इस कार्य के लिए उसे बहुत फ़ायदा होने वाला है, लाभ मिलने वाला है। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा और उसने अब पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। वह योजना क्या थी? चूँकि नाक लगना एकदम ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। यह बहुत हैरत अंगेज बात थी। उसने जो प्रस्ताव रखा था, इस प्रस्ताव में उसने कहा कि किसी जिंदा व्यक्ति की नाक उस मूर्ति पर लगा दी जाए। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया अर्थात बहुत चक्का रह गया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। कानाफूसी हुई, यानी धीरे धीरे बातें हुई और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। अर्थात जो यहाँ के प्रशासक थे, दिल्ली के जो प्रशासक थे, वो किसी भी हाल में जॉर्ज पंचम की नाक लगाकर रानी एलिजाबेथ के सामने अपना सम्मान दिखाना चाह रहे थे, अपना सम्मान बनाना चाह रहे थे। इसी बात पर लेखक ने कहा है कि यहाँ के जो प्रशासक हैं वो आज भी मानसिक रूप से अंग्रेज़ों के गुलाम हैं, क्योंकि उन्होंने एक पत्थर की नाक के लिए अपने यहाँ के क्रांतिकारियों के सम्मान को, अपने यहाँ की जनता की जान को भी उन्होंने दांव पर लगा दिया और इसके लिए भी उन्होंने इजाज़त दे दी कि किसी जिंदा व्यक्ति की नाक काटकर मूर्ति पर लगा दी जाए। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है, यानी दूसरे दिन अखबार में यह खबर छपी कि जो नाक की समस्या चल रही थी, मूर्ति की नाक नहीं मिल रही थी, वह समस्या हल हो गई है। और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रवाब निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया, ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली है वह सूखने ना पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थीं। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह उसे दे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक ख़ास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। यानी किसी जिंदा व्यक्ति के नाक को लगाने के लिए बहुत सारी परेशानियां मूर्तिकार के सामने आ रही थीं और उन समस्याओं को हल करने के लिए, किसी जिंदा व्यक्ति की नाक को मूर्ति पर लगाने के लिए जो मूर्तिकार था उसने और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए उन प्रशासकों से अनुमति मांगी और उसे अनुमति दे दी गई, लेकिन इस शर्त पर कि सही समय पर नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन आया, जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। यानी देखने से ही पता चल रहा था, दूर से ही देख के लोग जान गए कि जो नाक मूर्ति पर लगाई गई है वो पत्थर की नहीं है, बल्कि किसी जिंदा व्यक्ति की नाक लगाई गई है। यह खबर छुप नहीं पाई और चारों तरफ फैल गई। अखबारों में ये खबरें छप गईं। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं आई थी। यानी जिस दिन अखबार में ये बात छपी थी उस दिन और कोई खबर नहीं छपी थी, क्योंकि लोग इस बात से बहुत नाराज़ थे कि किसी जिंदा व्यक्ति की नाक मूर्ति पर लगा दी गई है। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था। अर्थात सब अनशन पर बैठ गए थे। सब उस दिन इस बात से नाराज़ थे। अखबार वालों ने दूसरी कोई खबर नहीं छापी। अखबार में कोई भी व्यक्ति, कोई जनता का कोई भी व्यक्ति
रानी एलिजाबेथ के स्वागत करने के लिए नहीं गया, कोई फीता नहीं कटा अर्थात कोई उद्घाटन नहीं किया गया, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई क्योंकि कोई गया ही नहीं उनके स्वागत में, और उनके अभिनंदन करने के लिए कोई भी स्टेशन तक नहीं गया। तो किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था, यानी रानी एलिजाबेथ के आगमन की जितनी तैयारियां चल रही थी उन तैयारियों से संबंधित और उनके आगमन का कोई भी चित्र उस दिन अखबार में नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे, यानी पूरा अखबार खाली था। उसमें सिर्फ एक खबर छपी हुई थी कि जॉर्ज पंचम की नाक, जिंदा नाक लगाई गई है। सब नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी बुध के लिए। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था, नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी बुध के लिए, अर्थात जो ये कृत्य किया गया था, ऐसा क्यों किया गया, यह नहीं होना चाहिए था, ये अमानवीय कृत्य है और इस अमानवीय कृत्य से लोग नाराज़ थे और इसलिए उस दिन सारे अखबार खाली थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन पत्रकारों को शायद अपनी भूल का एहसास हो गया था। उस दिन केवल एक गुमनाम आदमी की नाक नहीं कटी थी, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की नाक कट गई थी। पूरे हिंदुस्तान के लोगों का सम्मान घट गया था। जिन अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाने के लिए हजारों जिंदगियां कुर्बान हो गईं, उसी में से एक की बेजुबान बुध की नाक बचाने के लिए अपनी नाक कटवा ली। इसलिए उस दिन शर्म से अखबार वाले चुप थे। तो आशा है आपको यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।